गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सिकंदर सर जो आज अनुष्ठान गुणधर्म का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिमांक में औनमन या हिमांक का औनमन। ठीक है, तो हिमांक के औनमन या हिमांक में औनमन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, हिमांक समझेंगे। क्या समझेंगे? हिमांक। इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार हिमांक का मतलब होता है जमना, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। समझिएगा, हिमांक का मतलब होता है जमना और क्वथनांक का मतलब होता है जमना। अच्छा, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिएगा कि यदि किसी द्रव का वाष्प दाब अगर तापमान को बढ़ाते हैं तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा वाष्प दाब आएगा जिसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के कारण बराबर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ये हमारा द्रव है, इस द्रव को जब हम ताप देंगे, इस द्रव को जब हम क्या करेंगे, ताप देंगे, तो ताप देने के बाद इसका वाष्प दाब कहाँ का बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा। यदि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारा द्रव है ना, उस पर कहाँ उबलना प्रारंभ कर देगा। ओके, लेकिन अगर इसी सुद्रव के वाष्प दाब को में अगर ताप को हम धीरे धीरे घटाते हैं, जब धीरे धीरे घटाते हैं तो वो द्रव क्या होता है, जब ताप को घटाते हैं तो एक ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वो द्रव हमारा एक निश्चित बिंदु पर वो जम जाता है। तो जिस बिंदु पर वो जमता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, वो हमारा हिमांक है। मतलब वो पदार्थ क्या होता है, जम गया। एक सीधा सीधी भाषा में अगर समझ लिया जाए तो सुद्रव के जब वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप देंगे तो वाष्प दाब का मान उसका बढ़ेगा और उसका वाष्प दाब जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि वो क्वथनांक है। और वही सुद्रव के वाष्प दाब में अगर ताप को घटाते हैं तो उसका ताप को घटाने के बाद उसका वाष्प दाब घटेगा और एक ऐसा घटेगा वाष्प दाब वो जाकर ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। तो हम बोलेंगे कि वो पदार्थ का हिमीकरण है। ठीक है, तो वही समझिएगा कि ताप बढ़ाने पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, ताप घटाने पर कोई पदार्थ जम जाता है। यदि किसी सुद्रव पर ताप देंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ेगा और वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि उसका क्वथनांक कहलाएगा। वही उस सुद्रव के में ताप को घटाते हैं तो उसका वाष्प दाब घटेगा और घटते घटते जैसे से ताप घटेगा वैसे उसे एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि जो हमारा सुद्रव था, जो द्रव था, वो ठोस में बदल जाएगा। और जैसे ही ठोस में बदलेगा तो हम बोलेंगे कि वो पदार्थ का हो गया, जम गया है। तो आप मोटा मोटी परिभाषा समझिए कि हिमांक का मतलब क्या होता है। तो एक वर्ड में समझिएगा कि यदि किसी सुद्रव के वाष्प दाब, यदि किसी सुद्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, क्वथनांक है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी सुद्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, हिमांक है। कन्फर्म? तो परिभाषा समझ गए, स्टैंडर्ड परिभाषा कि किसी सुद्रव का वाष्प दाब जो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के यदि बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, हिमांक है। यदि किसी सुद्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, वो क्या है, क्वथनांक है। तो क्वथनांक और हिमांक में आप लोग समझ गए होंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो इस डायग्राम के तहत आप इसको डिफिनेशन को हम समझाएंगे। देखिए, इसके डायग्राम को हम बताना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ स्पेस नहीं था, लेकिन इसको समझाने के बाद हम डायग्राम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, चलिए, तो वही परिभाषा है। हिमांक क्या है? तो जब किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो तो वह हिमांक कहलाता है। वही बात बोले, समझा दिए कि यदि किसी सुद्रव का वाष्प दाब यदि ठोस अवस्था के वाष्प दाब, तो कोई पदार्थ द्रव है, एक है वो द्रव है, और ये द्रव वाष्प में कब बदलेगा, जब इसके ताप को घटाएंगे और घटाते 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 कैसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा लेयर प्राप्त होगा कि जो इस द्रव जो द्रव है वो क्या होगा, ताप घटाने पर क्या होगा, ठोस जम गया, ठोस अवस्था में आएगा। तो जैसे ही ठोस अवस्था में आएगा तो हम बोलते हैं कि उस द्रव का हिमीकरण हो गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यही शुद्ध द्रव के वाष्प दाब
में अगर ताप को बढ़ाते हैं तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा कंडीशन आता है कि गैस में बदल जाता है। किसमें बदलेगा? गैस में बदल जाता है। तो गैस में बदलने के बाद वो का तो उबलना प्रारंभ कर देता है। यदि कोई द्रव गैस में बदल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। यदि कोई शुद्ध द्रव अगर जम जाता है तो उसको हिमांक बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात बोला गया है कि जब किसी द्रव का वाष्प ठोस अवस्था के वाष्प के बराबर हो तो हिमांक कहलाता है। अर्थात विलयन का तभी विकर्ण होता है, विलयन तभी जमता है जब इसका वाष्प ठोस विलायक के वाष्प के काल के बराबर होता है। जब इसका वाष्प ठोस विलायक के वाष्प के काल के बराबर होता है। कंफर्म है? जैसे इसको समझ लीजिए डायग्राम को। मान लेते हैं कि हमारा क्या है, इसको बताने के बाद ही समझाएंगे। देखिएगा, अब हिमांक का अवनमन परिभाषा समझेंगे, परिभाषा का डायग्राम से बताएंगे। हिमांक का अवनमन जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस घोला जाता है, आप लोग को हमेशा ऐसा पढ़ता है वाष्प के अवनमन से ही कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस को घोला जाता है तो जिस प्रकार वाष्प दाब में अवनमन होता है, अवनमन मींस काफी कमी, तो जिस प्रकार वाष्प दाब में अवनमन होता है ठीक उसी प्रकार हिमांक में भी अवनमन होता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से या विलयन के अपेक्षा अधिक हो जाता है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं। इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन समझ लीजिए कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस को घोला जाता है तो जिस प्रकार वाष्प दाब में अवनमन होता है ठीक उसी प्रकार हिमांक में भी अवनमन होता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक हो जाता है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से सूचित करते हैं। इसका छोटा परिभाषा है कि शुद्ध विलायक का हिमांक टी नट और विलयन के हिमांक टीएस के अंतर को हिमांक का अवनमन कहलाता है। डेल्टा टीएफ, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वहां डेल्टा टी भी था। ओके, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टी नट माइनस का है टीएस है। दैट मींस क्या लिख सकते हैं? दैट इज टी नट ग्रेटर देन होगा टीएस से। याद रखना है, एग्जाम में आप लोग का देता है टी नट ग्रेटर देन होता है टीएस। कब? जब हिमांक होगा तब, जब जमना कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देगा तब। ओके, चलिए इसका भी नियम है कि रावल के हिमांक के अवनमन के नियम ठीक उसी के जैसा है नियम कि किसी विलयन में हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ विलय के मोलर सांद्रता सीएम के समानुपाती होता है, जिसे हिमांक के अवनमन के रावल का नियम कहते हैं। डेल्टा टीएफ समानुपाती सीएम था, वहां डेल्टा टीबी था क्योंकि वहां बॉइलिंग था, यहाँ एफ मतलब फ्रीजिंग है, इसलिए डेल्टा टी बराबर के एफ सीएम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ के एफ एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हिमांक स्थिरांक कहते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या बटा विलायक का केजी में दरम्यान, इसको एक लाइन बढ़ा दिए हैं। मोलरता बराबर छोटा एन विलय की मोलों की संख्या एक है, आप लोग समझे होंगे, ग्राम को केजी को ग्राम में चेंज किए होंगे, बटा बड़ा डब्ल्यू विलायक का चेंज किए हैं तो छोटा एन का डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एन हल किए इतना है। ठीक है, अब सीएम का मान क्या करेंगे? समीकरण में क्या करेंगे? पुट करेंगे। ओके, तो लिखिएगा समीकरण वन में सीएम का मान रखने पर, सीएम का जब मान रखेंगे तो डेल्टा टीएफ इक्वल के एफ इंटू सीएम, डेल्टा टीएफ इक्वल के एफ इंटू सीएम, तो सीएम है छोटा डब्ल्यू इंटू 1000 बटा में बड़ा डब्ल्यू इंटू छोटा एम। ओके, डेल्टा टीएफ इक्वल, इसको साथ दिया जाए, डेल्टा टीएफ इक्वल के एफ इंटू छोटा डब्ल्यू इंटू 1000 बटा में बड़ा डब्ल्यू इंटू छोटा एम। यही मेन हम लोग का फार्मूला होगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, वो इक्वेशन होगा। ठीक है, दोनों फार्मूला पर हम लोग का न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला पर हम लोग क्या करते हैं? इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे कि इनका भी आप लोग का जो फार्मूला है वो सेम टू सेम उसी के जैसा है। ओके, लिखिएगा जहां नीचे, जहां डेल्टा टीए बराबर हिमांक में अवनमन के बराबर हिमांक स्थिरांक
छोटा डब्लू विलेय का द्रव्यमान, बड़ा डब्लू विलाय का द्रव्यमान, और छोटा एम विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। तो ये हम लोग का फार्मूला हो गया। कहा गया बाबू, इसका फार्मूला हुआ। ओके, चलिए अब इस डिफिनेशन को एक आप लोग को डायग्रामेटिकली समझा दे रहे, मानक परिभाषा बता दे रहे, स्टैंडर्ड डिफिनेशन बता दे रहे को कैसे जानिएगा। ओके, चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा शुद्ध विलायक है, शुद्ध ठोस है, यानी ठोस का वाष्प, और यहां पर हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, ठोस का वाष्प दाब है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम घटा रहे हैं, और घटाते 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 ऐसा कंडीशन आएगा कि जो ठोस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो था वो पहले द्रव में था, और जैसे ही इस पॉइंट पर आया तो वो क्या हो गया, जम गया। क्या हो गया, वो जम गया। ठीक है, तो जब वो जमेगा तो जमने वाले ताप को विलायक है ना, तो इसके ताप को हम क्या मान लिए, T0 मान लिए। क्या मान लिए, T0। ओके, और यहां मान लिए विलयन का, तो विलियन का जब यहां मानेंगे तो विलियन का वाष्प दाब कम होता है, आप तो जानते होंगे। तो हमने कहा विलियन का जो वाष्प दाब कहाँ पे कम होता है, जब विलियन का वाष्प दाब कम होगा तो आप ही बताइएगा बाबू कि इसको क्या करेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को ठोस अवस्था में जाने के लिए ताप ज्यादा घटाना होगा, ताप का करेंगे ज्यादा घटाना होगा, और विलियन का वाष्प दाब को ठोस अवस्था में लाने के लिए उसके दाब को कम घटाना होगा। देख लीजिए, हाइट से भी आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसको हम मान रहे हैं TS मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, TS। तो आप लोग इस डायग्राम से क्या देखें कि हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा हाइट पर है, इसके ठोस अवस्था में लाने के लिए इसके ताप को ज्यादा घटाना पड़ेगा, घटाते घटाते ये पदार्थ ठोस अवस्था में आ गया। तो ही बोलिएगा कि यदि कोई द्रव का हिमीकरण तभी होता है जब उस द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये पदार्थ जम जाएगा, ये पदार्थ हमारा क्या होगा, जम जाएगा। ठीक, ये भी विलयन है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है कि यदि किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का हिमांक वह ताप होता है जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब जो होता है ना, विलयन का वाष्प दाब जो होता है ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर अगर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो जम गया पदार्थ। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इस डायग्राम से आप लोग क्या पता चल रहा है कि T0 बड़ा है TS, T0 बड़ा है क्या है, TS, T0 बड़ा है क्या है बाबू, TS। आप इस डायग्राम से भी समझ गए होंगे कि हमारा हिमांक क्या होता है। ठीक, छोटा सा परिभाषा कोई पूछ सकते कि हिमांक और क्वथनांक क्या है, तब आप लोग अच्छा तरीका से डिफिनेशन कर सकते हैं और अच्छा तरीका से इस कंसेप्ट को बता सकते हैं कि आखिर ये कैसा होता है। आई होप समझ गए होंगे कि हम लोग का हिमांक का अवनमन क्या होता है, हिमांक क्या होता है, हिमांक के अवनमन का नियम क्या होता है, राउल के नियम के, क्वथनांक के नियम का जस्ट अपोजिट। ठीक है, और एक बात याद रखना होगा, तो वहां देखे थे कि जल जो होता है, नोट यहाँ डाल दे रहे हैं। ठीक है, जल 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर उबलता है। और याद रखिएगा, जल
0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप पर जमता है या हिमीकरण होता है। हिमीकरण होता है। समझ गए होंगे कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबालता है। 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 373 करिएगा, और जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, बर्फ बनता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ये स्पेशल जल के लिए है। हर एक पदार्थ का उबलना, हर एक पदार्थ का जमना अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग का जो एग्जाम में जो देता है, जास्ती आप लोग का जल के ही बेसिस पर क्वेश्चन देता है कि जल के बारे में आपको हर एक चीज को याद रखना होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर 760 mm होता है। ये भी नोट याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के तो बराबर होता है, लेकिन वायुमंडलीय वाष्प दाब कब कहलाता है? तो जब उसका ताप कितना डिग्री हो, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस हो। यह स्पेशल जल के लिए है ना। और उसका वाष्प दाब कितना का 100 mm हो, 760 mm होगा, ठीक है। कोई पूछेगा कि जल का वाष्प दाब कितना होता है, तो 760 mm होता है वायुमंडलीय तापमान। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट का बात करने जा रहे हैं। ओके, अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। इसका हम क्या बताएंगे आप लोगों को, ग्राफ। इसके ग्राफ को भी समझ लीजिए। ओके, ग्राफ इसका खींच रहे हैं, देखिएगा। ये एक वाई अक्ष और हमारे क्या है, एक्स अक्ष है। एकदम अच्छा समझिएगा। ये वाई और एक एक्स अक्ष और क्या है, वाई अक्ष। ये हम लोग का मूल बिंदु है। यहाँ हम लोग का इस एरिया में ताप रहेगा और इस एरिया में हमारा दाब रहेगा। कंफर्म है? ये मान लेते हैं, ठीक है, कंफर्म हो गया। इस लाइन को हम मान ले रहे हैं, ये जो हमारा लाइन है ठोस विलायक, ठोस। ये मान लीजिए हमारा कौन सा विलायक है बाबू, ठोस विलायक है। कौन विलायक है हमारा, है ठोस विलायक है। ओके, चलिए, जब ठोस विलायक है तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ठोस सतह है, बोल सकते हैं ठोस विलायक है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा शुद्ध विलायक है। जब शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक की जब लेयर को लिए हैं ऐसे, तो शुद्ध विलायक का लेयर का हमारा वास्तव धीरे 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 जाकर यहाँ हो जाएगा, इस पर जाएगा। तभी ना शुद्ध विलायक जो होगा ठोस विलायक में बदलता है, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, उसका क्वथनांक हुआ है। ओके, ये हुआ। इसके डायग्राम को ऐसे कीजिए, इसको हम तीनक माने हैं ना। अच्छा, अब हम देखे हैं कि जो विलयन का जो वास्तव होता है, विलयन जो होता है, विलयन कब होता है, जब इसमें नमक प्लस जल को मिला देते हैं। जब नमक प्लस जल को मिलाते हैं तो हमारा एक विलयन है, और विलयन के जब वास्तव होगा तो ये भी धीरे 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 घट यहाँ पर जाएगा, तो ये भी कहाँ का जम जाएगा। तो इसके जब डायग्राम का बात करेंगे बाबू, है ना, क्या करेंगे, एक मिनट, ऐसे नहीं, यहाँ टच किया तो इसका टचिंग पॉइंट यहाँ, इसका टचिंग पॉइंट यहाँ, तो इसको हम क्या माने, इसको माने हैं टी नट और इसको माने हैं क्या है, टीएस। ओके, तो याद रखिएगा कि जब शुद्ध विलायक का जब वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलते हैं कि ये विलायक हम लोग का जम गया। विलायक जम गया, इसके ताप को टी नट माने हैं, और यही हमारा विलयन का है। तो विलयन जब नमक प्लस जल को मिलाते हैं तो ये जब जाएगा तो ठोस विलायक पर जाएगा, तो जाते जाते एक आगे जम जाएगा। तो इसके तापमान को हम क्या माने, टीएस माने। तब आप ही डायग्राम बताइएगा, आप ही ग्राफ में थोड़ा अच्छा से इस ग्राफ को खींच लीजिए, है ना, सीधा आप लोग लेकर भागिएगा इसे।
हो गया। तो आप लोग क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखने के बाद हम लोग क्या पता चल गया कि शुद्ध विलाय को जमने के लिए ताप ज्यादा चाहिए और विलयन को जमने के लिए ताप क्या चाहिए, कम चाहिए। तो यही जो दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा डेल्टा टीएफ होगा, और डेल्टा टीएफ जो होगा वो टी नट माइनस टीएस के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राफ, इसका बोलेंगे हिमांक का अनुमान बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग भी आप लोग जानिए कि इस ग्राफ को कैसे खींचा जाता है। ये शुद्ध विलाय का वास्तव, ये विलयन का वास्तव है, ये ठोस अवस्था है। अगर कोई शुद्ध विलाय अगर ठोस अवस्था के वास्तव के बराबर हो जाता है हम बोलते हैं कि हिमांक है। अगर कोई विलयन का वास्तव शुद्ध ठोस विलाय के वास्तव अगर बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, उसका हिमांक है। और डायग्राम, इसके ग्राफ को भी जान गए, एक ग्राफ हम लोग का हुआ और इस ग्राफ को अच्छा तरीका से समझ गए। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि हिमांक का अनुमान क्या है, क्वथनांक का अनुमान क्या है और वास्तव का अनुमान क्या है। ठीक है, अगर तीनों पे एक मोटा मोटी में बात किया जाए, तीनों को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बताना चाह रहे हैं तो देखिएगा, सबसे पहले पढ़े थे कि वास्तव क्या होता है। तो वास्तव का मतलब ये होता है कि वास्तव को जब किसी द्रव को वाष्पित किया जाता है, जब कोई द्रव वाष्पित होता है तो वाष्प के द्वारा उसकी सतह पर जो बल आरोपित करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तव। वास्तव का अनुमान क्या होता था, तो वही बोला गया है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पित ठोस विलय को घोला जाता है तो घोलने के बाद देखा जाता है कि विलाय का जो वास्तव होता है, शुद्ध विलाय का जो वास्तव होता है विलयन के वास्तव से कम होता है, जिसे हम लोग वास्तव का अनुमान बोलते हैं। ये मोटा मोटी परिभाषा हो गया। अब क्वथनांक किसे कहते हैं, तो ही बोलिएगा कि यदि किसी द्रव का वास्तव अगर वायुमंडलीय वास्तव के बराबर हो जाता है, यदि किसी द्रव का वास्तव वायुमंडलीय वास्तव के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं उस बिंदु पर हमारा ए द्रव होगा उबलना प्रारंभ कर देगा। वही बात, यदि किसी द्रव का वास्तव अगर ठोस अवस्था के वास्तव के बराबर आ जाता है, ठोस अवस्था के वास्तव के बराबर आ जाता है, तो ठोस कब बनेगा, जब ताप को घटाएंगे। कोई पदार्थ उबलेगा कब, जब ताप को बढ़ाएंगे। आम बात है, वही है हिमांक है। ठीक है, तो तीनों को मोटा मोटी समझ गए, क्लियर है। और तीनों को नोट में ध्यान देना होगा आप लोग को, नोट में आप लोग याद रखिएगा। पहला होता है पी नट माइनस पीएस, पी नट माइनस का होता है पीएस होता है। इसी का पार्टिकुलर बताएंगे, इसी का डेल्टा पी आया होगा जिसको हिमांक का अनुमान बोलते हैं। डेल्टा पी बराबर आया होगा हम लोग का, है ना, पी नट माइनस पीएस का। दूसरा नोट है कि इसमें पी नट बड़ा होता है पीएस से, पी नट बड़ा होता है पीएस से, तो हम इसको बोलेंगे ये वास्तव ये हिमांक हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि डेल्टा टीएफ इक्वल क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टी नट माइनस टीएस होता है। अब तीसरा हम लोग का आया था डेल्टा टीएस, डेल्टा टी नट लेस देन टीएस होगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या देखे थे, डेल्टा टीबी इक्वल टीएस माइनस टी। ये देखिएगा एक क्वथनांक है, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोग का पूछ चारों ऑप्शन डाल दीजिएगा, तीनों इनमें से कोई नहीं डाल देगा और आपको बताना होगा। ठीक है, इस मेन पॉइंट को आपको समझना होगा। इसके ग्राफ को भी आप लोग बता दिए हैं कि इसे ग्राफ कैसे खींचा जाता है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से अनुसरण को हम समझ गए होंगे। चलिए हम अब अगला पॉइंट बताने आप लोग को जा रहे हैं। हिमांक अवनमन स्थिरांक, थोड़ा जैसे के कम परिभाषा यहाँ जान रहे। हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक। लिखिएगा किसी विलायक के 1 kg में, किसी विलायक के 1 kg में, किसी विलायक के 1 kg में किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल, विलेय पदार्थ के
विल पदार्थ के एक मोल को घोलने पर, एक मोल को घोलने पर जो हिमांक में अवनमन होता है, 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 जो हिमांक में अवनमन होता है उसे हिमांक स्थिरांक कहते हैं। ओके, लिखिएगा डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू सी एम था, के एफ जब निकालेंगे तो डेल्टा टी एफ बाईस का बनेगा सी। इसका भी जब इकाई निकालिएगा तो देख लीजिए रहे के एफ की इकाई, के एफ की इकाई केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन छोटा एम इनवर्स मोलर इनवर्स होता है। निकाल के देख लीजिएगा, ताप है, ताप का मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है, और सीएम सांद्रता के मोलर सांद्रता तो मोलरता की इकाई, मोलरता को ही मोलर सांद्रता बोलते हैं, मोलरता की इकाई मोल प्रति केजी होता है, केजी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या उसका मोलर बैठाएंगे दे देगा। याद रखिएगा कि हिमांक स्थिरांक जो होता है हम लोग का इतना होता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे कि इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। ओके, एक बात और याद रख लीजिएगा, गणितीय रूप, गणितीय रूप तो गणितीय रूप में याद रखिएगा जो केफ का जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं गणितीय रूप में, तो जब गणितीय रूप में जब केफ का वैल्यू अगर हम लोग यूज करेंगे इसका होता है 0.002 टी स्क्वायर बाई 0.002 टी स्क्वायर बाई एल, एल कहा जाएगा एल। ओके, टी बराबर तापक्रम केल्विन और एल इक्वल वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ओके, वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की ये हम लोग का वैल्यू हो गया, वाष्पीकरण की कौन ऊष्मा हो गया, गुप्त ऊष्मा हो गया। कंफर्म समझ गए होंगे। तो एक गणितीय रूप में केएफ का परिभाषा, अगर केएफ का गणितीय परिभाषा पूछा जाएगा तो केएफ इक्वल होगा 0.022 टी स्क्वायर बाई एल, एल होते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की ताप है। और अगर क्वथनांक में भी अगर केवी का भी वैल्यू अगर यूज करिएगा तो केवी का भी वैल्यू एक होता है इतना, ठीक है, लेकिन उसका केवी का वैल्यू अलग होगा क्योंकि वो बात रहा उबलने का, ये बात रहा जमने का, है ना। ओके, तो देखिए आगे। ओके, तो ये समझिए कि हिमांक का अनुमान स्थिरांक क्या होता है, इसका वैल्यू ये होता है, गणितीय रूप में ये होता है, ठीक है। चलिए अब याद रखिएगा, इसको हम केस 1 और केस 2 मानकर थोड़ा सा यहाँ पर हम प्रूवीकरण कर दे रहे हैं बाबू कि ये कैसे होता है, कैसे ये सब निकाला जाता है। तो देखिएगा बाबू, यहाँ मान रहे हैं केस 1 और यहाँ मान रहे हैं केस 2। थोड़ा अच्छा से क्लियर समझिएगा, दोनों को यहाँ बांट दे रहे हैं। केस 1 में है क्या, लिखिएगा क्वथनांक के लिए, क्वथनांक के लिए। तो जब क्वथनांक के लिए बात करेंगे तो जल के लिए क्वथनांक, जल के लिए, जल के लिए हम जल के लिए स्पेशल बात कर रहे हैं। ठीक है, जल जो होता है, जल का ताप कितना, 373 केल्विन पर एकाग्र जलता है। ओके, और याद रखिएगा जो जल का जो गुप्त ऊष्मा जो होगा जब उबलेगा उसका 540 कैलोरी होता है, कैलोरी याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जब केवी इसके लिए निकालें, इसके लिए केवी होता है ना, तो केवी इसका 0.00
2t² बटा में यहाँ एल हो जाएगा। तो केवी इक्वल 0.002 इंटू 373 का होल स्क्वायर बाई एल का वैल्यू 500 कितना आ जाएगा 40। हल करेंगे तो केवी इक्वल, याद रखिए अब इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 373 इंटू 373 मल्टीप्लाई 373 इंटू 373 हम लोग का आ जाएगा दो टोटल 373 इंटू 373 की टोटल इंटू करेंगे 278 पॉइंट हम लोग का आ जाएगा 258। भागा देना है 540 से, जब भागा देंगे 540 से तो कितना हो जाएगा, तो 540 जब भागा देंगे तो कितना होगा 0.515। इसको केवी इक्वल 0.5 लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, केल्विन किलोग्राम का हो जाएगा पर मोल हो जाएगा। यही हम लोग का किसका वैल्यू होगा, केवी का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा बाबू, केवी का। समझ गए। तो आप लोग को जब बॉइलिंग पॉइंट जब हल किए होंगे तो जल का इतना ये थे ना, ये कैसे आया था हम इसको प्रूव कर दिए, ऐसे हुआ। ठीक है, केस 2 में चलेंगे तो जल के लिए ही चलेगा, स्पेशल जल के लिए एग्जाम में देता है। ठीक है, निकालने के लिए भी दे सकता है। तो जल जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 0 डिग्री से, लेकिन केल्विन में 273 केल्विन हो जाएगा। और इसका जो गुप्त उष्मा जो होगा जब जमेगा तो 80 कैलोरी हो, कितना होगा कब जब जमेगा तब। ओके, तो यहाँ Kf निकालेंगे तो Kf इक्वल 0.002t² अपॉन L हो जाएगा। Kf इक्वल 0.002 इंटू 273 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ 80 हो जाएगा। तो Kf इक्वल, इसका भी मल्टीप्लाई कर लिया जाना बाबू। तो जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 इंटू 273, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 149.058 आएगा। पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 80 हो जाएगा। जब भागा देंगे हम लोग, भागा किसे देना है 80 से, तो भागा देंगे तो हमका वैल्यू 1.86 इसका केल्विन किलोग्राम पर। ध्यान देना होगा दोनों वैल्यू को। केवी और केएफ आपका पूछेगा कि केवी का वैल्यू जल के लिए कितना होगा, तो केवी का वैल्यू जो होगा जल के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। वही पूछेगा केएफ का वैल्यू जो होता है पूर्वाधर के लिए कितना होता है, तो क्या बोलिएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों जल के लिए हैं, लेकिन एक कब जब उबलेगा तब और एक कब जब जलेगा तब। याद रखिए जल के लिए स्पेशल है, जल के लिए दोनों वैल्यू आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। जब भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए देता है तो न्यूमेरिकल में आप लोग को इस वैल्यू को देता नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल में इस वैल्यू को आपको देगा नहीं, दैट ए वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा जल के लिए, बाकी के लिए करना होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा हेडिंग कुछ महत्वपूर्ण विलायकों के लिए यहाँ लिखिए विलायक, यहाँ लिखिए ताप केल्विन में, और यहाँ लिखिएगा के। ओके, सबसे पहले जल लिखेंगे तो जल का ताप 273 केल्विन होता है। केल्विन लिखिए दिया यहाँ 1.86, इसका यूनिट आप लोग जानते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। ओके, एक किसके लिए हुआ, जल के लिए हुआ, किसके लिए, जल के लिए। ठीक है, उसके बाद जल का फार्मूला H2O होता है। ओके, इसके बाद लिखेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा बेंजीन फिनॉल, बेंजीन
C6H6 फिनॉल, C6H5OH, उसके बाद क्लोरोफॉर्म CHCl3। ओके, चलिए इसका टेम्परेचर 155.7 बेंजीन का आप लिख लीजिएगा 278.6, इसका लिख लीजिएगा 313 हो जाएगा 313। और क्लोरोफॉर्म जो होगा उसका जो हो जाएगा 209.6। इसका वैल्यू लिखिएगा 1.99, 5.12, उसके बाद हो जाएगा 5.30, 4.70। तो याद रखिएगा कि जैसे आप लोग को जल के लिए निकाले होंगे ठीक उसी प्रकार इन सबको निकालना होगा, लेकिन सबका टेम्परेचर का मालूम है लेकिन आप लोग का गुप्त ऊष्मा मालूम नहीं है। तो आप सबका गुप्त ऊष्मा निकाल सकते हैं कैसे? केएफ का मान दिया है, या केएफ का मान दिया, केएफ के जगह पर पुट कर लीजिएगा और ये वैल्यू टेम्परेचर दिया है, आप एल सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग उतना ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग यही ध्यान देना है इसमें कि जल के लिए खाली स्पेशल याद रखना होगा कि जल के लिए क्या क्या चीजें होता है। आई होप समझ गए होंगे कि हिमांक का अनुमान क्या होता है। ठीक है, हिमांक का अनुमान क्या है, इसके बेसिस पर हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, उन सब चीजों को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग का एक चौथा टॉपिक है जो है परासरण दाब या परिसारक दाब, जिसको चौथा इस क्वेश्चन उधर में उसको हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय भारत।